नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट किए थे। देखिए आप लोग बायोलॉजी देखे नहीं क्लास, जो लोग नहीं देखे प्लीज़ कर लीजिए, वरना बायोलॉजी के बाद फिर हम पढ़ाएँगे नहीं। मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री की पीडीएफ डाल देंगे लेकिन पढ़ाएँगे नहीं दोस्तों। इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद आप देखते नहीं तो फिर अजीब लगता है। देखिए दोस्तों आज हम देखेंगे कोशिका देखेंगे, पोषण देखेंगे, पादपों की आकृति देखेंगे, कंकाल तंत्र देखेंगे और श्वसन तंत्र, यानी इतने टॉपिक आज हम कवर करेंगे। उसके बाद हम जो कल जो है सारे टॉपिक बाकी जो बचेंगे, जैसे इतने टॉपिक बचे हुए हैं जो, वो कल हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो कोशिश रहेगी कल नहीं तो परसों फिर हमारा कंप्लीट। देखिए छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा क्वालिटी आप लोगों को मिल जाती है। वरना लॉन्ग वीडियो बनाने का मतलब है कि मतलब जल्दबाजी में पढ़ाना, जल्दी जल्दी पढ़ाना ना, तो दिक्कत हो जाती है। प्रैक्टिस सेट हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, एक मतलब प्रैक्टिस सेट कराना है, चाहे 1 घंटे में बने, चाहे जो है 1 घंटे 10 मिनट में बने, तो वो तो मैं कराता रहता हूँ। लेकिन ये थ्योरी है ना, तो थोड़ा मतलब जो है सँभल के चलना पड़ रहा है, ताकि मतलब जो है चीज़ें ज़्यादा मतलब कवर ना करा के, मतलब इतनी चीज़ें कवर करा दी जाए जो आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक? मतलब जल्दबाज़ी नहीं करनी है। तो देखते हैं कोशिका दोस्तों, सेल कहते हैं इसे। देखिए जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहते हैं? तो पावर हाउस किसे कहते हैं? ये कहते हैं माइटोकांड्रिया को। किसे कहते हैं? कोशिका का जो पावर हाउस है वो क्या है? माइटोकांड्रिया है दोस्तों। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। ये जो एटीपी जो हमें मिलती है ये किसके द्वारा मिलती है? तो क्रेब्स चक्र के द्वारा मिलती है, ठीक दोस्तों। अगला, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो प्लीहा। किसमें? प्लीहा में। अगला, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में नहीं पाए जाते, सेक्स क्रोमोसोम। अगला दिया, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तो क्या होती है दोस्तों? कोशिका भित्ति। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मतलब कोशिका भित्ति जो है किसमें नहीं होती? तो जंतु कोशिका में नहीं होती, पादप कोशिका में होती। किसमें होती है? पादप कोशिका में जंतु मतलब जो है कोशिका भित्ति होती है। अगला दिया है कि पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में, ओवरी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। अगला, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया जो है उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ही नहीं। इसमें लिखा, किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों पाचन की थैली। अगर मान लीजिए कोशिका कहीं पर जैसे किसी ने थप्पड़ मारा तो वहां की कोशिकाएं जब मर जाती हैं तो उनको साफ करने का काम लाइसोसोम करेगा। अगला क्वेश्चन दिया, मनुष्य के किस ऊतक के जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक जो है, ये मतलब इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। इसीलिए जब किसी इंसान को मस्तिष्क में चोट लगती है तो वो कभी ठीक नहीं होता, इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक। और सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है, यकृत में होता है। अगला दिया, कौन सा पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। तो ये किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, हाइपर प्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना, यही इसका अर्थ होता है हाइपर प्लासिया। अगला दिया, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोहानसन ने किया था। अगला है, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टेमीन एवं बाल्टीमोर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जब एक युग्म जीव जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता। देखिए यहाँ लिखा है कि पुरुषों के शुक्राणुओं तथा महिला के अंडाणुओं की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या ओविडक्ट से में उत्पन्न संपन्न होती है। ओविडक्ट में होती है, अंडवाहिनी में होती है, ठीक दोस्तों। देखिए जिसे इस तरह के मतलब एक आकृति आप देखे होंगे तो ये जो है यहाँ ये वाली क्या है? अंडवाहिनी है, ठीक। इसी में जो है ये क्रिया जो है होती है, ठीक। आगे बढ़े। देखिए अगला कोशिका का है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। इस किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। अगला, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? तो राइबोसोम होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। अगला, कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक होता है? तो कैल्शियम होता है। अगला, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा।
अगला है किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो जीवद्रव्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, तो हरित लवक होता है। अगला द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो कैरोलस लीनियस है। कौन है? कैरोलस लीनियस है। अगला क्वेश्चन है दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके मध्य होता है, तो जीवद्रव्य तंतु के मध्य होता है। अगला है किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने, देखिए यहाँ कोशिकाओं होना चाहिए, कोशिकाओं लिखा है, रंध्र खुल जाते हैं, तो पोटेशियम, मतलब अगर इसमें जो है अगर ये रंध्र जो एकत्रित होने से रंध्र खुलते हैं, तो पोटेशियम के एकत्रित होने से रंध्र खुलते हैं। अगला है रंध्र क्या होता है, तो जब आप पत्ती देखे होंगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र आपको नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे रहते हैं छिद्र, कई सारे, वही रंध्र है। ठीक, स्टोमेटा कहते हैं इसे। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है, तो गोल्जी काय को दी गई है। अगला प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है, तो लाइपो प्रोटीन से बनी होती है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया है, तो रॉबर्टसन ने किया। सन कब किया, तो 1959 में किया। अगला है कोशिका भित्ति की संरचना जैसी होती है, तो पारिगम में होती है दोस्तों कोशिका भित्ति की संरचना, यानी कुछ चीजों को अंदर आने देता है, कुछ चीजों को नहीं आने देता है। अब देखते हैं, देखिए लिखा है कि सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टी सॉरी देखिए इसे कहते हैं गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम कहते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगला विश्व की सबसे बड़ी जो है कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल है या कोशिका है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अंडाणु है, केवल स्त्रियों में होता है। ठीक, और जो है सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स होती है। पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो शुक्राणु होती है, स्पर्म कहते हैं इसे। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन होती है, तो कालेर्पो टैक्सीफोलिया होती है। ठीक दोस्तों, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। कोशिका हमारे यहीं पे क्वेश्चन हमारे जो है 50 जो क्वेश्चन थे, 40-50 क्वेश्चन वो हो गए। अब देखते हैं पोषण, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, यहाँ लिखा मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर की वृद्धि धीमी होती है, तो प्रोटीन होता है, बॉडी बिल्डिंग कहते हैं इसे, यानी हमारी बॉडी का जो निर्माण करता है, मजबूत करता है, वो प्रोटीन ही करता है। ठीक दोस्तों, विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब सॉरी विटामिन ए का पूछ रहा है, तो गाजर है, आम भी होता है इसी का। ठीक, तो गाजर आम याद रखिएगा। अगला दिया प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है, तो ये मूंगफली में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर के ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, तो प्रोटीन से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस प्रोटीन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। कई बार पूछा गया, मैंने बोर्ड वाली क्लास में अपनी बताया हुई है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है, तो ट्रिप्सिन है। कौन सा? ट्रिप्सिन। अगला सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, लगभग 45 ग्राम। अगला है स्तनपान करवाने वाली महिला को या माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है लार किसके पाचन में सहयोग करता है, तो स्टार्च के। अलसी तीसी किसका प्रचुर है, तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है दोस्तों, तो छोटी आंत में होती है। अगला है मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। अगला है दूध किस विटामिन के कारण दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो लैक्टोबैसिलस है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस। अगला दिया है दही बन जाता है। फिर फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। कौन? फास्फोरस। अगला दिया है पालक के पत्तों में किस तत्व की जो है मात्रा सबसे अधिक होती है, तो लोहे की होती है, यानी लौ हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, तो रेनिन होता है दोस्तों। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, तो यकृत में होता है। अगला है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो है प्रोटीन होता है। अगला सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है, इसका मतलब है कि ये जो है पोटेशियम के स्रोत होने के कारण।
अब देखिए यहाँ लास्ट लिखा है कि शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण करने के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। यानी वसा अधिक मात्रा में होती है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन नहीं मिली तो उस वही वसा जो है हमें ऊर्जा प्रदान करती रहती है। सॉरी दोस्तों, देखिए वसा मतलब चर्बी वही है। अगला दिया है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त कैल्शियम पोटेशियम तत्व शामिल होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है दोस्तों। अगला अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में होता है? तो त्वचा में होता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ग्लूटीन प्रोटीन होता है। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। अगला इनमें से कौन मतलब विटामिन सी, इनमें मतलब किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है? तो आंवले में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें हैं। किन विटामिनों का प्रयोग मतलब निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और B3। अगला यह है कि कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को प्राप्त मतलब स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? तो विटामिन बी है। कौन सा है? विटामिन B3 है शायद, यहाँ पे लिख B6 होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ लिखा है कि सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है तो विटामिन होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो कोई कैलोरी नहीं मिलती, 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। किसके? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है दूध में कौन सा सेकेराइड होता है? तो लैक्टोज होता है। लैक्ट मतलब होता है दूध, तो जहां भी दूध की बात आए वहां लैक्ट, जैसे लैक्टोबैसिलस यानी बैक्टीरिया की बात कर रहा था ना, लैक्टोबैसिलस, जैसे दही बन रहा था, दूध से दही बनना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, तो लैक्ट वहां भी आया तो दूध हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी स्कर्विक अम्ल। अगला हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को करता है। अगला किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन की होती है। अगला है पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला है विटामिन होते हैं, तो विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ठीक दोस्तों। अगला है कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन के थी। कौन सी? विटामिन के, की नहीं के। ठीक। अगला दिया है सॉरी देखिए विटामिन की थी, ये के नहीं, विटामिन की खोज की थी, विटामिन की, ठीक सही है ये। फंक ने किसकी खोज की? विटामिन की। अगला विटामिन के संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो जैसे कॉड यकृत तेल है, शकरकंद है, गाजर है, पालक है आदि है। अगला है कि मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमीन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ऑप्शन दोस्तों नहीं दिया हुआ है। देखिए लिखा है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी हो जाएगा। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन सी हो जाएगा। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B3, विटामिन B3। अगला दिया थायमीन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का नाम है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो बी और सी है। अगला है कि पेलाग्रह और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो B3 और मतलब विटामिन B3 और विटामिन सी के कारण होता है। स्कर्वी देखिए सी के कारण होता है, पेलाग्रह जो है B3 के कारण होता है। अगला विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन दिया विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है दोस्तों। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो विटामिन ई, टोकोफेरॉल। अगला है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आर में इस बार आया भी था, मैंने एक ही क्लास ली थी अपने बोर्ड पे और वहीं से क्वेश्चन आ गया था, सारी चीजें उसमें मैंने भी कवर की थी। देखिए इतने ही बनते ही हैं, इससे ज्यादा बनते नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा करेंगे लाइनर में कर देंगे कि कौन सा सही नहीं है बस। अगला है अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन होता है? B1 होता है, थायमिन।
देखिए यहाँ लिखा है कि भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। ठीक। अब देखिए विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये तो हम लोग जानते भी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दीर्घकालिक विटामिन, देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम कहाँ कहाँ मिलता है, इसका महत्व है। दांत दांतों और हड्डी की रचना, रुधिर स्पंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में। ठीक। तो देखिए NaCl, जैसे नमक जो NaCl है, ये सोडियम कैल्शियम, तो ये जो यहाँ का कैल्शियम, सॉरी, वो क्लोरीन होता है NaCl, वो दूसरा है, ये जो है दूसरा है। नमक भी फायदा करता है दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में करता है। ठीक। ये दूसरा है कैल्शियम, ये तो कैल्शियम यहाँ का हो जाएगा, अभी मिलेगा तो हम बताएंगे शायद। हाँ क्लोरीन ने देखिए यहाँ मिल रहा है, और सोडियम भी यहाँ मिल रहा है, तो अभी बता रहे हैं। ठीक। सॉरी दोस्तों, देखिए सुबह सुबह वीडियो बनानी पड़ती है उठ करके, जबकि जो नींद भी नहीं पूरी होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वीडियो जो प्रॉमिस किया हो तो डेली डालूं, आप लोग देख लिया करिए प्लीज दोस्तों एक बार। ये ना सोचिए कि जो है आपको कोई कमी हो तो बताएं, जरूर बताएं, लेकिन देखा जरूर करिए। ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा है फास्फोरस, तो फास्फोरस दांत व हड्डियों की रचना है, क्षार, अम्ल और क्षार का संतुलन है, एटीपी है, डीएनए है। ठीक। इसमें मदद करता है। गंधक, अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स व विटामिन का घटक। पोटेशियम, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। अगला दिया क्लोरीन, तो जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन, ये हम बताए ना थे। NaCl, जैसे अम्ल क्षार संतुलन को, और जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। अगला मैग्नीशियम, ग्लाइको ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक। अगला खनिज देखिए प्रमुख, जैसे लोहे, किसमें किसमें मिलता है, केला एवं खजूर में क्या मिलता है, लोहा मिलता है। पालक में पोटेशियम मिलता है। आयोडीन युक्त सामान्य नमक में आयोडीन मिलेगा, और दूध एवं अंडे में कैल्शियम मिलता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने में रोकता है, तो मैग्नीशियम तत्व है, किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। अगला कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार के लिए है, तो एक आंवला है, विटामिन सी से होता है, विटामिन सी सर्वाधिक कहाँ है, आंवले में है। अगला, एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों की अनुपात में होनी चाहिए, मतलब 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 1/3/5 कार्बोहाइड्रेट। अगला दिया है, किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा दोस्तों सबसे ज्यादा इसमें होती है। किसकी कमी से क्रेटिनिज्म, मंद बुद्धि एवं बौना रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़े, देखिए विटामिन के कार्य देखते हैं थोड़े दोस्तों। लिखा है, विटामिन उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये विभिन्न रोगों के से शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे देखिए विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल है। कैरोटीन युक्त फल। ठीक। उसके बाद देखिए यकृत व आत्मीय ये देखिए आंत लिखा है, आंतरीय। ठीक। क्या लिखा है, आंतरीय, याद रखिएगा, आंत लिखा है। ठीक। आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं, तो ये स्रोत हो जाएंगे इसके। कार्यकी का प्रभाव क्या है कि दृष्टि रंगों का संश्लेषण, यानी दिखेगा अच्छा। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि व विकास हो जाएगा। कमी के कारण कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है दोस्तों, इसमें क्या है, मक्खन, यकृत, मछली का तेल है, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश आदि से मिलता है। कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय होता है, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत, मतलब दांतों की वृद्धि होती है। सूखा रोग ऑस्टियोमलेशिया होता है इसकी कमी से। वयस्कों में रिकेट्स होता है, मतलब ऑस्टियोमलेशिया जो सूखा रोग होता है वयस्कों में होता है, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक। अगला विटामिन ई, जैसे तेल है, गेहूं है, अंडे है, अंडे की जर्दी है और सोयाबीन है, तो इसमें क्या होता है, कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर। ठीक। और विटामिन के यानी फ्लोक्विनोन, हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। अब यहाँ लिखा है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण, चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव, तो ये हो जाता है विटामिन के की कमी से। ठीक। अब हम बात करें घुलनशील विटामिन कौन कौन से, जल में घुला, वो देखिए वसा में, देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, WBC आप सुने होंगे, डी से, W से वाटर और बी से बी और सी हो जाएंगे, नहीं तो गए भैंस पानी में, तो इस तरह भी, तो उससे इतना कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, ये आपको याद भी रहता, तो मैं इसमें कोई ट्रिक बताना भी नहीं चाह रहा था ना। देखिए B1 क्या है, थायमीन है दोस्तों।
अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस किस सह एंजाइम का घटक है। कार्की का प्रभाव क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा उपाचयी क्रियाओं के सही एंजाइम का घटक है, बेरी बेरी रोग होता है इसकी कमी से। बस ये याद रखिए तो ज्यादा, जैसे विटामिन बी टू राइबोफ्लोविन नाम याद रखिए, किस इसकी कमी से क्या होता है, किलोसिस रोग होता है। ठीक, बी3 निकोटिनिक या अम्ल नियासिन होता है, ये पिलाग्रह रोग होता है। देखो दोस्तों ये सब तो लगभग लगभग कॉमन रहेंगे आपको ना, तो ये कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी5 की वजह से होता पेंटोथिनिक होता है, ये होता चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद और जनन क्षमता कम। अगला बी6 यानी पायरिडॉक्सिन होता है, यहाँ अम्लों के उपापचयी में सह एंजाइम होता है जिसे रक्त छींटता, चर्म रोग, पेशियां, ऐंठन। बी7 बायोटिन होता है, इसमें क्या होता है, चर्म रोग, बालों का झड़ना। बी9 फोलिक अम्ल होता है, इसमें क्या होता है, रक्त स्थिरता, वृद्धि में कमी हो जाती है। बी बी12 यानी साइनोकोबालामीन होता है, रक्त छीड़ता और तंत्र तंत्रिकाओं में विकार हो जाएगा। अगर बी3 की बात करें दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आंवला, नींबू, खट्टे खट्टे वाले में सब में पाया जाएगा। हड्डियों की मैट्रिक्स जो होती है इसमें स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन एवं रक्त का आना हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है बी के, देखिए स्कर्वी रोग को कहते हैं नाविक रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है विटामिन बी के रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन, जिसका रक्त स्कंदन करना, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब पादपों की आकार की यानी प्लांट मार्फोलॉजी देखते हैं। पादम में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, तो जाइलम। देखिए जा से जल, जा से जाइलम। ठीक, जाइलम नीचे से ऊपर चढ़ेगा तो ये जाइलम हो जाएगा, ऊपर से नीचे ही तो मतलब नीचे से ऊपर चढ़ता है ना जल, तो जाइलम हो जाएगा। एक बीज और ऊपर से जो अगर नीचे मतलब पौधों में जो भोजन सर्कुलेट होता है वो फाइलम के द्वारा होता है। ठीक, अभी हम देखेंगे आगे होगा। तो लिखा है कि एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है, तो पर्याप्त प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है, तो लाल में अधिक होती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडल लिए नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। किस प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन दिया वृद्धि ग्रोथ या ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करता है, एब्सिसिक अम्ल या एथाइलिन करता है। अगला है पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं, तो भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण के। अगला प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि हम कछुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं, तो परासरण प्रघात के कारण। अगला दिया कौन सी फसल मिट्टी को अधिक अतिरिक्त नाइट्रोजन देती है, तो मटर देती है। ठीक, जितनी दलहनी फसलें होती है वो देती है। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है, तो सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधे में औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है, तो आंवलों को कहते हैं। किस पौधे को कहते हैं, आंवला। अफीम पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है। अगला है सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है, प्रोटोजाइलम। अगला है काफी पौधे के किस भाग में प्राप्त होती है, बीज से। किससे, बीज से। अगला रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ में पाए जाते हैं या पाले जाते हैं, तो शहतूत है। अगला प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है यानी विजुअल लाइट में होती है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लग भी रहे होंगे। अगला है कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, H2S होता है। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है, तो टेरिडोफाइट होते हैं। कौन, टेरिडोफाइट। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रदूषण वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, तो लाइकेन होता है। अगला दिया है कवक और किसका मतलब ये जो है कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स। अगला है बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं, स्तंभ मूल कहते हैं। इस तरह दोस्तों खड़ी होती हैं बरगद के मतलब जो है जड़ें। अगला दिया परजीवी पौधे अपने पोषद या होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं, चुस्कांग द्वारा। अगला किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है, तो कांटों में दोस्तों। अगला है गेहूं, धान और जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं, तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। रेशेदार जड़तंत्र किन पौधों में पाया जाता है, प्रायः एक बीज पत्री पौधों में। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में मिलता है, एकेसिया मिलता है।
पुष्प का सहायक अंग किसे कहते हैं? तो ब्रह्म दल पुंज एवं दल पुंज कहते हैं। अगला लहसुन प्याज का प्रयोग मतलब कहाँ योग खाद्य प्रयोग योग भाग्य क्या है? शल्ककंद है। हल्दी व अदरक कौन? प्रकंद है। उसके बाद अरबी और जिमी कंद क्या है? घनकंद है। उसके बाद आलू क्या है? कंद व स्कंद है। ठीक, स्तंभ कंद। देखिए दोस्तों, कल या परसों से जो है वो शुरू हो जाएगी हमारी क्या? जीएस निधि। ठीक, अंकित भाटी सर की बुक है जीएस निधि, बहुत ही बेस्ट है। एसएससी के लिए स्पेशल बनाई गई है, लेकिन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी 8080 में भी क्वेश्चन उसके पूछे गए हैं कई बार। तो वो हम शुरुआत करेंगे। ठीक, इंट्रो आज उसका आ जाएगा। देखिए लिखा प्याज मतलब यहाँ लिखा है जीवन में प्रकाश संश्लेषण पादप उच्च पादपों में भिन्न होता है, क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज जिसका परिवर्धित रूप है तो तने का है। किसका है? तने का। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। ठीक, अब देखिए कंकाल तंत्र दोस्तों, यहाँ लिखा भ्रूण में हृदय स्पंदन जो है कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे व 5वें सप्ताह में, चौथे व 5वें सप्ताह में। अगला दिया मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है या अस्थियां होती हैं? तो 29 होती हैं। अगला प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। अगला है वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206 होती है। अगला क्वेश्चन दिया है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दंत वल्क है, इनेमल जिसे कहते हैं। अगला दिया है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? जोड़ का प्रतिस्थापन यानी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती? फीमर होती, जांघ की हड्डी होती। कशेरुक कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी होती है, जो शरीर के पीछे होती है, इस तरह की मुड़ी होती है। इस तरह आप देखेंगे सांप के जैसे नजर आएगी। तो ये जो है यहीं पे ऐसे से जो बनी होती है इस गोल गोल ना, तो वही है। अगला दिया है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में डिंब वाहिनी नली फ्लोवियन ट्यूब में शुक्राणु स्पर्म और डिंब ओवम को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? 65% है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़ों की है दोस्तों। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन और कौन रक्षा करता है? तो उल्व करता है। कौन? उल्व। ठीक, अगला दिया है कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20 है। अगला है मानव मनुष्य की श्रोणि मेखला में कितनी 3 अस्थियां स्चियम, इलियम और फ्यूबिस। ठीक है, 3 श्रोणि श्रृंखला है। एक है स्चियम, एक है इलियम, एक है प्यूबिस। क्या है? प्यूबिस। तो ये याद रखिए 3 है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन से? कोलम है। ठीक, कौन से? कोलम गुहा। अगला दिए त्वचा पर चोट लगने वाला इसका पुनरुद्भेदन या जनरेशन किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो घनाकार उपकला। कंडरा या टेंडन किसको जोड़ता है? तो पेशी से अस्थि को जोड़ता है। अगला है स्नायु या लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो अस्थि से अस्थि। देखिए बीबी लाल। ठीक, तो यल से लिगामेंट हो गया, और बी से बोन यानी बोन बोन, तो लाल यानी लाल लिगामेंट। ठीक, तो बोन को बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट। अब बचा टेंडन और मांसपेशी को, मतलब अस्थि और पेशी को, तो टेंडन हो जाएगा, कंफ्यूज ना होना। अगला स्नायु एवं कंडराएं या जो है टेंडन। देखिए इंग्लिश बड़ी मतलब इजी रहती है, हिंदी बहुत रहती है। संयोजी ऊतक है। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू है। अगला है कि स्तनियों की अस्थि उपास्थियों से भिन्न कैसे होती है? हाइवेरियन नलिकाओं के द्वारा। अगला दिया अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन का बना होता है। अगला, अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। अगला है लसिका या लिम्फ्स में किन रुधिराओं की अनुपस्थिति होती है? तो आरबीसी की होती, लाल रुधिराण। अगला है कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन। अगला है अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? ऑस्टियोक्लास्ट।
अगला दिया अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 300 है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या है? तो हाथ में है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? अचल संधि हो जाएगा। मनुष्य के चंचल में सॉरी मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किन अस्थियों की संधि में होता है? तो अल्ना व ह्यूमरस में होता है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए हमारा लास्ट है शायद श्वसन तंत्र दोस्तों। कई सारे हम टॉपिक कवर किए हैं। देखिए लिखा है श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती? 4% होती है। अगला दिया है कि अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन करते हैं? तो श्वास नली प्रक्रिया के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग द्वारा श्वसन करता? केवल त्वचा से। अगला क्वेश्चन यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच किस गैस के मिश्रण से करते हैं? लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला देखिए यहाँ बात को समझिए दोस्तों। यहाँ लिखा श्वासोच्छ्वास यानी श्वास प्लस उच्छ्वास लिखा है। ठीक, या ब्रीदिंग एकदम हिंदी हटा दीजिए। यहाँ देखिए ब्रीदिंग से निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17%। देखिए दोस्तों जब हम सांस अंदर लेते हैं तो 21% ले जाते हैं। ठीक, और जब निकालते हैं तो 17%, 4% कम कर देते हैं। अगला है श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? RBC करता है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाओं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टिक अम्ल है। अगला भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद होता है? एपिग्लोटिस कहते हैं इसे। अगला फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में उत्पन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। लिखा है श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु में। अगला है पहाड़ों पर रहने वाले आरबीसी की संख्या अधिक होती क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है तो CO2 का पायरुविक अम्ल है। अगला है अवायवीय श्वसन कौन सी क्रिया है? तो ग्लाइकोलाइसिस है। अगला दिया मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी है? 25 से 12 से 15 बार होता है 1 मिनट में। अगला है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन औसत कितनी? 72 बार धड़कता है। ये लोग बचपन से जो है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लिखा है ग्लाइकोलिसिस के अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो O2 की कमी है और CO2 की अधिकता के कारण है। अगला फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में। अगला दिया है कि फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला का। सर्वाधिक O2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगला दिया क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 ATP अणुओं का। अगला है ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की? लुई पाश्चर ने ईस्ट में। अगला दिया फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुसफुस धमनी। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुसफुस शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनोंग श्वसन मापी से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। अगला श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है? तो ये नाइट्रोजन में। किसमें? नाइट्रोजन में। ठीक दोस्तों, मतलब जितनी आती है उतनी छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे इतने टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो गए। दोस्तों यकीन मानिए अगर आप लोग देखना शुरू करेंगे, मतलब देखेंगे क्लास 1-2 दिन और करेंगे, अगर नहीं देख रहे हैं तो मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, फिर NCERT बंद कर दूंगा यहीं पे। ठीक, फिर दूसरी बुक पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोगों को रुझान जो है कुछ समझ में नहीं आता, कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं। मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, सोचता हूँ ये पढ़ा दूँ वो पढ़ा दूँ। आप लोग देखें शेयर करें तभी दोस्तों मजा आता है। कल माइनस में वीडियो थी जो है लोग देखे नहीं, 40-50 लोग देखे, 50 भी नहीं पूरे हुए तो हमको लगता 45 लोग थे।
तो दोस्तों मतलब अजीब लगता है ना, पहले 200-300 लोग देख लेते थे, अब नहीं देखते हैं, तो फिर मतलब वो लगता है थोड़ा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।